केंद्रीय अध्यक्ष आयुर्वेद व्यासपीठ की डॉक्टर रजनी गोखले, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनय वेलणकर, मंच पर उपस्थित आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी सम्माननीय अधिकारीगण और उपस्थित सभी देश भर से आए हुए आयुर्वेदिक वैद्य और विशेष रूप से इस विषय में अध्ययन और रिसर्च करने वाले सभी अतिथिगण, सबसे पहले मैं नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबका हमारे ऑरेंज सिटी में हृदय से स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जयंत देव पुजारी और मैं साथ में ही हम कॉलेज में थे। बहुत होशियार विद्यार्थी थे, पहले से ही वो अध्ययनशील थे और मैं बाकी भलते ही कामों में ज़्यादा आगाड़ी पर था। मैं स्टूडेंट लीडर था और यूनिवर्सिटी का नागपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एक्टिव था। अध्ययन के तरफ मेरा कम ध्यान था, पर जयंत जी बहुत चिंतनशील, मननशील और अध्ययनशील थे। मुझे योगायोग से 2 डिलीट मिली है अभी तक और 2 अभी आगे वाले 15 दिन में मिलने वाली है। पर मुझे अभी भी डॉक्टर नाम लगाने का संकोच होता है क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। जो 2 डिग्री मुझे मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी और पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला, इनके एग्रीकल्चर के लिए मिली है। और अभी इसी सप्ताह में मैं संभाजी नगर औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की डिलीट लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी नांदेड़ यूनिवर्सिटी ने भी मुझे दी, पर डॉक्टर कहने से बहुत अच्छा लगता है। हमारे यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे डॉक्टर मेने, बहुत पुरानी बात है, जयंत को याद होगा, तो उनको 6 डॉक्टरेट मिली थी। तो एक बार हम स्टूडेंट के रूप में उनके पास गए थे और उनका उल्लेख डॉ 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 ऐसा 6 बार किया एक विद्यार्थी। तो वो मेरा मित्र था, तो मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहा? बोले इनको 6 बार डॉक्टरेट मिली है। आप सब लोग वैद्य और डॉक्टर इस पदवी से विभूषित है, पर डिग्री कौन सी भी हो, जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलता है वो तुम्हारे नॉलेज से मिलता है, तुम्हारे काम से मिलता है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड, और इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। लोग उसी समय रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट देते हैं जब उनको उसका परिणाम अच्छा मिलता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद में ही अध्ययन करके आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं कि जो होम्योपैथी में पढ़े हैं और होम्योपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं। जयंत जी के और मेरे हमारे कॉमन मित्र डॉक्टर विलास डांगरे नागपुर में हैं, वो होम्योपैथी में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और इसलिए जब मैं आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलता हूँ तो मैं पहला उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करिए, होम्योपैथी हो तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करिए। आयुर्वेद की डिग्री देकर एलोपैथी के इंजेक्शन देने का काम मत करिए, उसका काम एलोपैथिक डॉक्टर को करने दीजिए। और लोगों को ऐसा लगता है कि जल्दी परिणाम होगा तो इंजेक्शन लेंगे तो परिणाम होगा, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बड़े प्रमाण पर प्रैक्टिस करते करते इसका उपयोग किया जाता है। पर हमारे पैथी पर अगर हमारा ही विश्वास नहीं होगा तो लोगों का विश्वास कैसे होगा? और इसलिए जिस फिलॉसफी को, जिस कन्विक्शन को, जिस नॉलेज को लेकर हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रखकर उसके अनुरूप ही व्यवहार करें, उसके अनुसार ही काम करें। ये हमारी व्यवसाय के साथ
और व्यावसायिक इथिक्स के साथ, प्रोफेशनल इथिक्स के साथ हमारी कमिटमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं भी आयुर्वेद दवाई लेता हूँ। पिछले अनेक दिनों में मुझे कफ की तकरार थी, काफ़ी मैंने दवाइयाँ ली, सब प्रकार की दवाई ली, पर कफ कुछ बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर बंजारी करके थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये इनके पास अच्छी दवाई है, और मैंने वो दवाई ली तो मेरा अब 95% कफ समाप्त हो गया, वो आयुर्वेद के कारण। तो मैंने 10 लोगों को कहा कि ये ऐसा ऐसा, ये इसका फ़ायदा लो। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा विचार है। तो इसको भी हमारे सभी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त लोगों को आराम मिले, ये एक समाधान से उनको जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कटिबद्धता है। और इसलिए कौन से माध्यम से उसको आराम पड़ता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। बीच में मैं भी काफ़ी प्रयोग करते रहता हूँ, तो जयंत जी के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया था। कैरोपैथी थे, एस्ट्रोपैथी थे, एक्यूप्रेशर थे, एक्यूपंक्चर थे, आयुर्वेद के थे, यूनानी वाले थे, योग विज्ञान के थे, और सबको एक जगह आकर मैंने उनको कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप एक दूसरे के पैथी का अध्ययन करके एग्जैक्ट किसके परिणाम, किसके उपाय से सबसे अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, उसके आधार पर आप इसका प्रयोग करिए। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, और पूरे विश्व में इसके प्रति रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है। संस्कृत और आयुर्वेद के बारे में जर्मनी में काफ़ी रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट है। मैं जब जर्मनी में गया था तो उन्होंने इतने सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं थे। और इसलिए विश्व में हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारी विशेष रूप से चिकित्सा पद्धति, हमारा भी पंचकर्म, इसका पूरे विश्व में आकर्षण है। और इसलिए ये आकर्षण के साथ साथ इसका रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट का संबंध परिणामों से है। और इन सब बातों पर मोटी तौर पर आधुनिक वर्ल्ड में नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। मैं अक्सर 2 बातों को याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, अगर हम इस देश को विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही है, वो अगर करना चाहते हैं तो नॉलेज के प्रति हमें समर्पित होना होगा। नॉलेज जो है, इसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, और नॉलेज ये कहाँ से मिल सकता है ये भी निश्चित नहीं है। आपके पास साथ काम करने वाले ऐसे अनेक डॉक्टर है, कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, उनके अनुभव से भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यही है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो नॉलेज है, जो परफेक्शन है, और जिसके कारण लोगों का समाधान हो सकता है, निदान करने के बाद लोगों को लगेगा कि इससे उनका जीवन सुसह्य बन सकता है, उन सब प्रयोगों का अध्ययन करना और उसके आधार पर उसको आत्मसात करके स्वीकार करना। एक आधी चीज एक्स नाम के वैद्य में होगी, एक आधी वाई दूसरे के वैद्य में होगी, पर हम इसका लगातार अध्ययन करते रहें। रिसर्च बहुत होता है, और सरकार में जनरली रिसर्च जो होता है फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में बंद हो जाता है।
रिसर्च एक दूसरे को नहीं बताया जाता, ऐसा मालूम नहीं मुझे क्या है सिस्टम में, पर जैसे अपनी बात किसी को सीक्रेट ना समझ में आए ये कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि जो रिसर्च है वो प्रशिक्षण के द्वारा, प्रबोधन के द्वारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना उतना ही जरूरी है। और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे योग विज्ञान, आयुर्वेद, अनेक प्रकार के चिकित्सा पद्धति ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, वैसे उसके साथ विज्ञान और तंत्र विज्ञान में भी बहुत प्रगति और विकास हो रहा है। और इसलिए विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चिकित्सा पद्धति जो है उसमें विशेष रूप से आप जो डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए काफ़ी नए नए इक्विपमेंट निकले हुए हैं। अभी डॉक्टर जयंत उबियारी मुझे बता रहे थे कि नाड़ी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का उपयोग करके आप निदान कर सकते हैं, नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें हुई है और ये करने के लिए सबसे पहले निदान, डायग्नोसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। और डायग्नोसिस सही होगा तो दवाई जो है उसका निश्चित रूप से परिणाम मिल सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से डायग्नोसिस करने के लिए, निदान करने के लिए आइडियल सिस्टम कौन सी है और विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन और रिसर्च हुआ है जिसका उपयोग करके हम ये कर सकते हैं, इसका भी संशोधन करना उतना ही आवश्यक है। मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो विशाखापट्टनम में हमने एक मेडिकल डिवाइसेस का पार्क शुरू किया है। वहाँ डॉक्टर शर्मा करके काम करते हैं। हमने वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके एमआरआई बनाया, सीटी स्कैन बनाया, वेंटिलेटर्स बनाए। और मुझे खुशी है कि जो 6.5 करोड़ का एमआरआई है वो उन्होंने 1 करोड़ में बनाया। और जो वेंटिलेटर 7 लाख रुपए में मिलता था वो 50,000 रुपये में बनाया। और कोविड के समय कम से कम 500 वेंटिलेटर लेकर मैंने डॉक्टरों को दिए, एक में भी तकरार नहीं आई। इसलिए हमारे निदान करने के लिए जो इक्विपमेंट हमें चाहिए, जो रिसर्च चाहिए, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो दवाइयों की है। इसका जो हमने फूड एंड ड्रग के बारे में अनेक कानून बनाए, पर दवाइयों के बारे में स्टैंडर्डाइज दवाइयाँ, उसकी क्वालिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट कैपिटल फॉर द 21st सेंचुरी। आप टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस ला सकते हैं पर क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ये नहीं खरीद सकते। और इसलिए दवाइयों की गुणवत्ता ये डॉक्टर के परिणामों, डॉक्टर जो निदान करेगा उस परिणामों के साथ जुड़ा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से दवाइयों का स्टैंडर्ड्स और वो परफेक्ट क्वालिटी की दवाइयाँ उपलब्ध होना वो उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ के प्रधानमंत्री मुझे बता रहे थे कि हमें योग शिक्षक चाहिए, हमें पंचकर्म करने वाले आयुर्वेद के तज्ञ लोग चाहिए, पर हम दे नहीं पाए। आज योग विज्ञान और प्राणायाम सिखाने वाले भी अच्छे शिक्षक होंगे तो लाखों करोड़ों में दुनिया में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। और इसलिए स्वाभाविक से दवाइयों को भी बहुत बड़ी डिमांड है। रामदेव बाबा ने जब टूथपेस्ट निकाली तो बहुत अच्छे तरह से वो दंतकांति उनकी बहुत पॉपुलर हुई और आयुर्वेद का आधार लेकर उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ निकाली। तो मैं लंदन में थेम्स नदी में जा रहा था तो मेरे ब्रिटिश लोग भी मेरे साथ थे, एम्बेसडर भी थे। तो उसमें से मुझे अपने इंडियन व्यक्ति ने कहा कि ये देखो, ये जो यूनिलीवर है ये वर्ल्ड का यूनिलीवर कंपनी का ऑफिस है। वो थेम नदी में लेफ्ट हैंड पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो मैंने उनको पूछा यूनिलीवर और हिंदुस्तान लीवर, तो मैंने बोले हाँ एक ही है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर है और वर्ल्ड में यूनिलीवर है। तो मैंने हंसते हुए हिंदी में कहा हमारे रामदेव बाबा ने इसका बैंड बाजा बजा दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब वो भी आयुर्वेद की टूथपेस्ट तैयार करने के पीछे पड़े।
तो ये क्या है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। आपके नॉलेज से, आपके अनुभव से अगर आप चमत्कार बताओगे तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद विज्ञान को विकसित करके उसको लोकप्रिय बनाना और उसका रिकग्निशन और रिस्पेक्ट बढ़ाना, ये आप जैसे स्टेक होल्डर्स के हाथ में है। और जब आपके पास आएंगे और आप ही एलोपैथी के इंजेक्शन और गोलियां देंगे, जब आपका ही आपके पैथी पर विश्वास नहीं होगा तो लोगों का विश्वास क्यों बैठेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद के प्रति समर्पित होकर आयुर्वेद व्यासपीठ ने काफ़ी अच्छा काम 25 साल में किया है। और आज रजत जयंती समापन समारोह है और इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है। और ये जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है उसको दुनिया में मान्यता भी मिल रही है। पर ये मान्यता के साथ एक बात आप लोगों ने ध्यान में ही रखी होंगी कि विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करिए। मैं कैपिटल मार्केट में पैसे खड़े करने के काम करने का मौका मुझे मिला। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए मैं पैसे लाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज गया था। तब मुझे सबने कहा आपको पैसा कौन देगा। तब बड़े मुश्किल से हमने बहुत जगह जाके प्रेजेंटेशन किया था और उस समय 96 में हमको 500 करोड़ के अगेंस्ट 1200 करोड़ मिले थे। फिर मैं कोचिन शिपयार्ड में गया, उसके लिए फिर हमको 3000 करोड़ चाहिए थे, 4.5 करोड़ मिले। और अभी 15 दिन पहले हम हाइब्रिड एन्युटी, बीओटी, पीपीपी अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम करते रोड में। तो मेरी इच्छा थी कि अब बड़े लोगों से पैसे नहीं लेना। मैं आपको भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे बॉन्ड इशू में जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। हम 8.02% रिटर्न ईयरली देते हैं और मंथली इंटरेस्ट देंगे। जो रिटायर्ड हुए पेंशनर्स हैं, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, कंपाउंडर, पेंशनर्स, तो मैंने कहा अब वो अमेरिकन और कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और वो सब फंड नहीं चाहिए। अब गरीब लोगों के पैसे से रोड बनाना है और वो रिटर्न उनको देना है। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरा कोई ऑफिसर नहीं मानता था इसमें पैसा मिलेगा, कोई देगा, पर मेरे सामने बोल नहीं बैठे और मैंने कहा नहीं यही करना है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में गया था, एक मैक्वेरी करके कंपनी थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने मुझे बुलाया था ऑफिस में, स्वागत किया और हमारे यहाँ उन्होंने 30-40 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट भी किए हैं। तो बोले हम और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने हंसते हुए कहा जरूर करिए, पर मन में तय किया कि अब तो हिंदुस्तानियों के ही पैसे लेना है। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं जिस दिन 26 तारीख को हमने बॉन्ड इशू निकाला और मैं अपने परिवार के साथ गोवा में था, तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 7 टाइम्स मोर। तो उसको क्लोज करना पड़ता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके घंटा बजानी पड़ती है। तो मैं गोवा में सुबह उसी के लिए मुंबई आया और हमने इशू क्लोज कर दिया। जो 10 दिन का था वो काम 7 घंटे में हो गया। अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ में बात करता हूँ, लोग बोलते पैसे कहाँ से आते हैं। मतलब पैसे है, नहीं आते तो लिख लो आपके डायरी में, जो बोला ना डंके की चोट पर। तो मैं लोगों का विश्वास नहीं बैठता, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया था कि हाँ मैं कह रहा हूँ, लिख लो डायरी में, नहीं होगा तो मुझे पूछो, क्योंकि लोग पैसे दे रहे हैं। तो विश्वसनीयता एंड क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द लाइफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ इट। उसको शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से जाओगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए आयुर्वेद की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी आप सबके ऊपर डिपेंड है। डायग्नोसिस, निदान पर डिपेंड है, दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, और उसके साथ साथ आप जिस प्रकार की दवाइयों के प्रयोगशीलता और रिसर्च के साथ जाओगे उसके सक्सेस स्टोरी पर डिपेंड है।
और जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते। अभी मैं बेंगलोर में गया था, बेंगलोर के मुख्यमंत्री के साथ बैठा था। बेंगलोर में ट्रैफिक जाम होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे समझ में नहीं आता कि बेंगलोर का ट्रैफिक कैसे सुधरे। तो मैंने उनको कहा मेरे पास एक आइडिया है। तो उन्होंने क्या है? तो मैंने कहा हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग उड़ेंगे हवा में, ऐसी बस चलाएंगे। तो उन्होंने कहा नितिन जी, इज इट रियली पॉसिबल? मैंने बोला मैं जो बोलता हूँ वो 101% पॉसिबल है, उसके सिवा नहीं बोलता हूँ। मैंने तुरंत उनको डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी का प्रेजेंटेशन, जो डबल डेकर बस हवा में चल रही थी, वो दिखाया। अब मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का अर्थ ही होता है इम्पॉसिबल। तो इसलिए इस विज्ञान को विश्व की मान्यता और प्रतिष्ठा देने का संकल्प आपने किया है, और इसका संबंध भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा वैदिक विज्ञान है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी है, वो चाहे योग विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, चिकित्सा पद्धति हो, जिसको विश्व में जिसका आकर्षण है उसको विश्व में पॉपुलर करना, ये हमारा एजेंडा है। और उसके लिए जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, नॉलेज के साथ कमिटमेंट और उसका इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि कोई भी चीज़ तभी सक्सेसफुल होती है जब प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी। आप कैसे हो इसको दुनिया में महत्व नहीं है, आप कैसे दिखते हो इसको महत्व है। हमको अच्छा मटेरियल भी चाहिए और अच्छा दिखना ही चाहिए। दोनों का प्रेजेंटेशन प्रॉपर में चाहिए। बॉटल में दवा भी अच्छी चाहिए और पैकेजिंग भी अच्छा चाहिए। दवा अच्छी होगी और पैकेजिंग ठीक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। पैकेजिंग बहुत अच्छा होगा और दवा अप टू द मार्क होगी तो ही दूध भी नहीं जम पाएगा। बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए प्रोफेशनल अप्रोच विथ इंटीग्रेटेड नॉलेज और इफेक्टिव मार्केटिंग। इसके साथ विश्व में हमको पहुंचना है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट में काम करते समय उनका यूनिफॉर्म होता है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर हम आयुर्वेद में कभी हमारे यहाँ अलग अलग चिकित्सा पद्धति के द्वारा पंचकर्म का ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके अंदर में आज 5 स्टार होटल में इसकी शुरुआत हुई है। पर क्लीननेस चाहिए, पर हम बहुत सादगीपूर्ण है। इसका मतलब गंदगी को भी साथ में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपना सादगीपूर्ण व्यवहार दिखाने के लिए अपना हॉस्पिटल गंदा रहे ऐसा नहीं चलेगा। एवरीवेयर वी नीड टू हैव परफेक्शन विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट नॉलेज, नॉलेज एज पावर। वी नीड टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू फ्यूचर जो है वेल्थ में। तो हमको हमारे परफेक्शन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, कमिटमेंट के साथ हमको आगे जाना होगा। और मुझे लगता है कि अब वो काल समाप्त हुआ है कि रिकग्निशन और रिस्पेक्ट अब हो गया है। आयुर्वेदिक कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है, पर इसमें अगर क्वालिटी में डिटोरिएशन होगा तो बहुत बड़ा नुकसान केवल उस व्यक्तिगत डॉक्टर का नहीं, पूरे आयुर्वेदिक साइंस का होगा। और इसलिए जयंत जी है और हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा भी काफ़ी स्टैंडर्ड निश्चित किए गए हैं, और आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। और इन परिणामों के बारे में जो आखिर में एक अनुरोध आपसे करूँगा कि रिसर्च ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च को पब्लिश करना, रिसर्च को प्रकाशित करके उसकी ट्रायल्स लेना, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना, इसके पीछे जो हम योग विज्ञान और आयुर्वेद के लोग हैं वो जिस प्रकार से काम करते वो विश्व में उसको स्वीकारा नहीं जाता। विश्व में स्वीकारने के जो स्टैंडर्ड्स है उसके आधार पर रिसर्च को स्टैंडर्डाइज करना और उस टेक्नोलॉजी को और रिसर्च को स्वीकारने के लिए उसके लिए प्रयोगशीलता के आधार पर
उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, डिजिटलाइजेशन करना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करेगा। हम में क्षमता है, हमारा नॉलेज परिपूर्ण है, हमारा विज्ञान प्रूवन है, हमारा डायग्नोसिस अच्छा है, हमारे दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा है, पर इन सब बातों को प्रोफेशनलिज्म के साथ न जोड़ने के कारण कभी कभी हम जिस प्रमाण में जितनी एक्सेप्टेबिलिटी चाहते हैं उससे कम हमको मिलती है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद व्यासपीठ ने 25 साल में लगातार इसके लिए प्रयास किया, और ये जो बड़े बड़े कन्वेंशन हैं इसमें से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, और कोई कठिनाई नहीं है। ये हॉल बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। जब मैं बना रहा था तो मुझे कह रहे थे इतनी कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है, कमिश्नर कलेक्टर सब कह रहे थे, उन्होंने इतनी कैपेसिटी का चाहिए। फिर ये करने के बाद मैंने कहा ये 5,000 रुपये में देना है। तो कमिश्नर ने कहा सर ये तो 80,000 रुपये AC और लाइट का एक कार्यक्रम का खर्चा आएगा, ये कैसे संभव होगा। तुरंत उसको लगा कि अब तो मैं समझ गया, अब तो ये हार गए, चुप बैठेंगे। मैं कहा चुप बैठने वाला हूँ। मैंने कहा सर इसका भी उपाय है। बोले क्या? मतलब 5,000 में ही देना है तो क्या करना है? मतलब इसके ऊपर में पूरा सोलर लगा दो। इसके ऊपर पूरा सोलर लगा है, और आप जो AC में बैठे और जो लाइट लगे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर है, और ऊपर में जो सोलर लगा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उससे 80 कार्यक्रमों की बिजली हमको मिल जाती है। और इसलिए अब हमने 5 के बजाय मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, 10,000 रुपये में हम प्रोग्राम के लिए हॉल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहता हूं पर अब कह देता हूं, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर गलती से टोपी फिट बैठी होगी तो योगा योग समझिए। ओनरशिप चाहिए, ओनरशिप। हमारे पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं ये उंगली से मलहम लगा रहा है, यानी बस भाषण देता और युक्ति की बातें ऐसा करो वैसा करो बता, खुद नहीं काम करता। ऐसे चमकेश्वर हमारे यहाँ बहुत होते हैं। वी नीड ओनरशिप, we need commitment, we need fast track decision making process, we need teamwork, we need innovation, research, and we need implementation. Planning in advance and planning in detail, इसके साथ इफेक्टिविटी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की भी लीडरशिप आयुर्वेद में है। आप आखिर आयुर्वेद के लीडर ही तो हो, और लीडरशिप के यही है कि वो दूरदृष्टि चाहिए। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। 50 साल की दृष्टि रखकर आयुर्वेद को विश्व की जितनी पैथीज है हमारे हेल्थ साइंस में है, आयुर्वेद को नंबर 1 पर पहुंचाओ। इसकी खुशी भारतीयों को होगी। भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत पर विश्वास रखकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले असंख्य लोगों को इसकी खुशी होगी कि जब आयुर्वेद विश्व के पटल पर सबसे रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्टेबल होगा। और ये काम करने की क्षमता आपकी है। श्रद्धेय धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से इस मिशन में आपको कामयाबी मिलेगी, इसके लिए मैं उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।